देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई में हुए 26/11 हमले की आज 15वीं बरसी है। इस मौके पर भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने इस आतंकवादी हमले को एक भयानक घटना बताते हुए इसकी तुलना हमास के हमलों से की। उन्होंने कहा कि एक भयानक घटना थी। आतंकी मुंबई में लोगों के सुरक्षित आश्रय और जीवन को बाधित करने के लिए आए थे। वे दहशत चाहते थे, वे इसे प्रसारित करना चाहते थे। हमास की तरह उनका उद्देश्य केवल हत्या करना नहीं था, बल्कि जीवित बचे लोगों में दहशत पैदा करना और उन्हें डराना भी था। इजरायली राजदूत ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए आगे कहा कि हम भारतीयों को यह बताना चाहते हैं कि भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है और इजरायली भी हमेशा भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब आप आतंकवाद से लड़ने आते हैं तो कोई किंतु परंतु नहीं होता। हम मिलकर काम कर रहे हैं और हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को हुए इस दर्दनाक हमले ने देश और दुनिया को सदमे में डाल दिया था। 10 आतंकवादियों के ग्रुप ने अलग अलग जगहों पर हमला किया और भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान 4 दिनों तक 166 लोगों की हत्या कर दी गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी पर पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित शहीद स्मारक पर बहादुरों को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस 26/11 के इस भयानक हमले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि कृतज्ञ राष्ट्र 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों को दर्द के साथ याद करता है। हम बहादुर आत्माओं की स्मृति का सम्मान करने में उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़े हैं। मैं उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए आइए हम हर जगह सभी रूपों में आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। राष्ट्र उन सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा, जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपनी जान दे दी। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी एक्स पर लिखा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले को आज 15 साल हो गए हैं। इन भयावह कृत्यों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की हमारी कोशिश जारी है। देश में चल रहे चुनावी मौसम के बीच राजनीतिक दलों की एक दूसरे पर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने तेलंगाना सरकार में मंत्री और CM KCR के बेटे KT रामाराव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने KTR को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने KTR से 26 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नोटिस पर जवाब देने को कहा है। बता दें कि उनसे T-Works, जो कि एक सरकारी संस्थान है, उसमें भर्ती को लेकर किए गए ऐलान पर जवाब मांगा गया है। दरअसल KTR पर आरोप है कि उन्होंने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है कि हमें 21 नवंबर 2023 को कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए एक शिकायत मिली है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 20 नवंबर को BRS के स्टार प्रचारक KT रामाराव हैदराबाद में T-Works कार्यालय गए और यहां उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यालय में काम करने वाले लोगों से बातचीत की। चुनाव आयोग ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले में तेलंगाना के CEO से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई है। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों को अब तक भी बाहर नहीं निकाला जा सका। बार बार आ रही किसी न किसी परेशानी के चलते उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कुछ और समय लग सकता है। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ का कहना है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए क्रिसमस यानी 25 दिसंबर तक का समय लग सकता है। आपको बता दें कि एक बार फिर अमेरिकी ऑगर मशीन के अटकने की वजह से ड्रिलिंग के काम में रुकावट आई है। ऐसे में अब मैनुअल ड्रिलिंग की योजना बनाई जा रही है। खबरों के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन अधिकारियों ने 2 विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, मलबे के शेष 10 या 12 मीटर हिस्से में हाथ से ड्रिलिंग का और दूसरा ऊपर की ओर से 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग। अब निर्धारित निकासी मार्ग में फंसे उपकरण को बाहर लाते ही यह काम शुरू हो सकता है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा मशीन ने रविवार सुबह से काम करना शुरू कर दिया है। इससे ड्रिलिंग से कटाई का काम शुरू हो गया है और अभी भी 14 मीटर की कटाई बाकी है। उन्होंने कहा कि फंसी हुई ऑगर मशीन को काटकर बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि प्लाज्मा मशीन की मदद से ये काम जल्द पूरा हो जाएगा। कि हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा मशीन ने रविवार सुबह से काम करना शुरू कर दिया है। इससे ड्रिलिंग से कटाई का काम शुरू हो गया है और अभी भी 14 मीटर की कटाई बाकी है। उन्होंने कहा कि फंसी हुई ऑगर मशीन को काटकर बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि प्लाज्मा मशीन की मदद से ये काम जल्द पूरा हो जाएगा। केरल की एक यूनिवर्सिटी में कल शनिवार को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़ मचने से 4 छात्रों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हुए हैं। दरअसल केरल में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कल शनिवार को वार्षिक उत्सव के दौरान मशहूर सिंगर निकिता गांधी के कॉन्सर्ट का आयोजन किया था। म्यूजिक कार्यक्रम 1000 से 1500 लोगों की क्षमता वाले एक सभागार में आयोजित किया गया, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा बढ़ गई। बता दें कि सभी घायल छात्रों को इलाज के लिए पास के कलामासरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 4 छात्रों, 2 लड़कियों और 2 लड़कों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना को लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि उत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और शनिवार को संगीत का कार्यक्रम था। ऐसे में कार्यक्रम में आसपास के कॉलेजों के छात्र भी शामिल हुए और दुर्भाग्य से भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। 2000 से अधिक लोग अंदर आ गए और सीढ़ियों पर भीड़ लग गई। ऐसे में जो छात्र सभागार में प्रवेश कर रहे थे वे सीढ़ियों से नीचे गिर गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। केरल की एक यूनिवर्सिटी में हुई भगदड़ के मामले में राज्य सरकार एक्शन में है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री बिंदु ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और इससे बचने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम मामले में सभी एहतियात बरतेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हर साल कार्यक्रम होते हैं और यह सामान्य है, लेकिन कार्यक्रम में ऐसी दुखद घटना पहली बार हुई है। हम कारणों का पता लगा रहे हैं कि आखिर भगदड़ कैसे मची, जिससे भविष्य में सावधानी बरती जा सके। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मैंने पहले ही प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा और विद्यालय के कुलपति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक भगदड़ के दौरान घायल हुए 60 लोगों में से 16 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और इस घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के शवों को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। इस बीच केरल के ADGP MR अजीत कुमार ने बताया कि यह घटना एक असाधारण दुर्घटना है। इलाके में अचानक बारिश हो गई थी और बारिश से बचने की वजह से छात्रों में भगदड़ मच गई। केरल की कोचीन यूनिवर्सिटी में हुई दुर्घटना को लेकर बॉलीवुड सिंगर निकिता गांधी ने अपना दुख जाहिर किया है। निकिता गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी में एक नोट में लिखा कि आज शाम कोची में जो हुआ उससे दिल टूट गया और मैं भी टूट गई हूँ। इससे पहले कि मैं प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो पाती, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। सिंगर ने आगे कहा कि इस गहन दुख को व्यक्त करने के लिए संभवतः कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मेरी प्रार्थनाएं छात्रों के परिवारों के साथ हैं। इस्राइल हमास में जारी 4 दिन के युद्ध विराम के बीच 6 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार देर रात और रविवार तड़के इस्राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राइली बलों द्वारा एक नाबालिग सहित 6 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि शनिवार रात ही इस्राइल ने 39 फिलिस्तीनियों को इस्राइली जेलों से रिहा किया है और यह घटना उसी दौरान की बताई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 मौतें जेनिन शहर में हुई और 6ठी मौत नबल शहर के पास एक गांव यतमा में हुई। मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जेनिन में गोलीबारी के दौरान 6 अन्य लोग घायल हो गए। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी WAFA ने कहा कि इस्राएली सेना ने कई दिशाओं से जेनिन पर हमला किया, गोलियां चलाई और सरकारी अस्पतालों और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुख्यालय को घेर लिया।
इसराइल हमास के बीच हुए 4 दिन के युद्ध विराम समझौते में हमास ने कल शनिवार को बंधकों के दूसरे बैच को भी रिहा कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इस दूसरे बैच में 17 बंधकों को रिहा किया है, जिसमें 13 इसराइली और 4 थाई नागरिक शामिल हैं। सामने आई टेलीविजन फुटेज में मिस्र की तरफ से बंधकों को गाजा छोड़ने के बाद राफा बॉर्डर पार करते हुए दिखाया गया है। हमास ने शनिवार देर रात बंधकों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंप दिया था। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक रिहा किए गए 13 इसराइलियों में से 6 महिलाएं और 7 बच्चे और किशोर शामिल थे। इस्राएली रक्षा बल IDF ने अपने एक बयान में कहा कि रिहा किए गए बंधक इस्राएल के अस्पतालों में जा रहे हैं, जहां वे अपने परिवारों से मिलेंगे। आपको बता दें कि इस्राएल और हमास के बीच हुए समझौते में हमास ने भी इस्राएल के आगे फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की शर्त रखी थी, जिसके तहत हमास ने कहा था कि वह 50 बंधकों के बदले इस्राएली जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई चाहता है। इस आधार पर दोनों देशों के बीच इस 4 दिनों के युद्ध विराम का समझौता हुआ है। इस्राएल ने हमास द्वारा रिहा किए गए बंधकों के दूसरे बैच के बदले 33 नाबालिग समेत 39 फिलिस्तीनी नागरिकों को इस्राएल की जेलों से रिहा किया है। इसे लेकर अल जजीरा टीवी ने एक रेड क्रॉस बस का लाइव फुटेज जारी किया, जिसमें इस्राएली जेल से रिहा हुए फिलिस्तीनी कैदियों को बड़ी संख्या में इस्राएल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बितुनिया शहर की ओर ले जाया जा रहा था। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को हमास ने इस्राएली नागरिकों के पहले बैच में 13 इस्राएली नागरिकों को रिहा किया था। वहीं इस्राएल ने बदले में 39 फिलिस्तीनी महिलाओं और युवाओं को रिहा किया था। इस कूटनीति के जानकार एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि हमास इस्राएल के साथ सहमत 4 दिन के सीज फायर को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई में पहला पड़ाव है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इस्राएल पर दागे गए 500 रॉकेट्स के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और जवाबी कार्रवाई में इस्राएल ने गजा पट्टी में ईंधन, बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के साथ साथ वहां विनाशकारी आक्रमण किया, जिसमें अब तक 12,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हमास द्वारा किए गए हमलों में 1200 इसराइली मारे गए थे और हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।